जल रहा है। बांग्लादेश में शेख मुजीब की बेटी हसीना वाजिद ने वो आग लगाई कि बिलाखिर ये आग हसीना वाजिद को अपनी लपेट में ले चुकी है। हसीना वाजिद जो कि एक डिक्टेटर की तर्ज पर गुज़श्ता चंद सालों से बांग्लादेश को चलाने की कोशिश कर रही थी, नई नस्ल के आगे हसीना वाजिद को घुटने टेकने पड़े हैं। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम हाउस जो है बांग्लादेश का, मुजाहिरीन ने उसका घेराव किया। बांग्लादेश में चूंकि सैकड़ों हलाकतें हो चुकी हैं, सीधे फायर मारे गए, इंटरनेट बंद रहा और जब इंटरनेट खुला तो लोगों ने जो मनाजिर देखे, लोगों की रूह तड़प उठी। पूरी दुनिया में बात हो रही थी, लेकिन इस सब में आर्मी चीफ की हंगामी कौम से जो खिताब है, उससे पहले हसीना वाजिद को आर्मी हेलीकॉप्टर में महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। हसीना वाजिद ने वजीर आजम हाउस छोड़ दिया और आर्मी चीफ ने आकर ऐलान किया कि हसीना वाजिद जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा एसेट है, हसीना वाजिद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे। देश के अंदर शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता पलट गया। वो कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और शेख हसीना को एमरजेंसी में इंडिया जाना पड़ा, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। शेख हसीना की डिक्टेटरशिप का खात्मा हुआ। स्टूडेंट ने जिस तरह से कोटा के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, इन सब बातों से पूरी दुनिया वाकिफ थी। हर जगह आ रहा था कि बांग्लादेश इज़ बर्निंग, बांग्लादेश के अंदर जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई है। लेकिन जो आज हुआ, ना तो शायद किसी बड़ी सुपर पावर ने सोचा होगा और ना ही शायद शेख हसीना ने कभी सोचा होगा कि उसको अपनी 20 साला हुकूमत छोड़ के भागना पड़ेगा इंडिया के अंदर। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया मीडिया इस खबर को बहुत अच्छे से जो है नशर कर रहा है। इस खबर के अंदर वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का टच भी इंडिया दे रहा है कि भाई इस हुकूमत जाने में ना पाकिस्तान का भी हाथ है। और जब ये तहरीर चल रही थी, इस जितनी भी ये जो स्ट्राइक थी, उसमें ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। What a big day. I mean, लीडिंग अप टू दिस मोमेंट इतनी आयरन फिस्ट से 15 साल हुकूमत की है हसीना वाजिद ने कि शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। मगर जिस तरह ये लावे के तौर पे फटा है और बच्चे बाहर निकले हैं, तुलबा बाहर निकले हैं, अपनी हकूक की जंग उन्होंने लड़ी है, इसको बड़ी खुशाइन तरीके से अभी देखा जा रहा है। बट मे बी इट्स अ बिटर स्वीट हैप्पीनेस, मे बी इट्स अ टेम्पररी हैप्पीनेस, बिकॉज वी डू नॉट नो राइट नाउ कि इलेक्शन कब होंगे और क्या वाकई। नहीं, हैप्पीनेस तो है। जब भी जुल्म का खात्मा हो वो खुशाइंद बात है। जुल्म जो भी करे, चाहे वो इलेक्टेड सियासतदान हो या कोई और आमिर हो या वर्दी में हो या ना वर्दी में हो, एक तकब्बर और आमरीत की बुनियाद पर यह हुकूमत बनी थी और ये जाली हुकूमत थी, क्योंकि जो इलेक्शन हुआ था जनवरी 2024 में वो धांधली। तो 5 अगस्त है, आज बांग्लादेश के अवाम के लिए यौम निजात तो बन गया। आपको लगता है कि जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल वकारुज़्ज़मान, ये बांग्लादेश के हालात को संभाल पाएंगे और बांग्लादेश में जमहूरियत बरकरार रहेगी? देखिए, एक तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि हसीना वाजिद साहिबा फरार नहीं हुई, उनको बिल्कुल सेफ एग्जिट दिया गया। क्योंकि अगर आपको मुजीबुर रहमान साहब का आखिरी दिन याद है तो हसीना वाजिद साहिबा वाहिद ख़ानदान की मेंबर थी जो बच गई थी, क्योंकि वो उस वक्त भारत में थी। और जो इस सूरत हाल को करीब से देख रहे थे, वो कह रहे थे 2 अवामिल हैं जो हसीना वाजिद की कंटिन्यूटी का मोजिब बन सकते हैं। जो 3 महीने से ये प्रोटेस्ट हो रही थी, इंटरनली वो फ़ौज की सपोर्ट थी और एक्सटर्नली वो भारत की और इम्प्लिसिट अमेरिका की सपोर्ट। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, इससे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश और पाकिस्तानी कह रहे ये तो होना ही चाहिए था, क्योंकि शेख हसीना के बाप ने ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया था। और पाकिस्तानी कह रहे आज तो भारत का एसेट भी पिट गया। मतलब वो शेख हसीना को भारत का एसेट कह रहे थे कि बांग्लादेश को शेख हसीना ने जैसे भारत की एक आधी कॉलोनी ही बना दिया था। ऐसे कुछ भी पाकिस्तानी मन में आए वो बोल रहे। जल रहा है। बांग्लादेश में शेख मुजीब की बेटी हसीना वाजिद ने वो आग लगाई कि बिलाखिर ये आग हसीना वाजिद को अपनी लपेट में ले चुकी है। हसीना वाजिद जो कि एक डिक्टेटर की तर्ज पर गुज़श्ता चंद सालों से बांग्लादेश को चलाने की कोशिश कर रही थी, नई नस्ल के आगे हसीना वाजिद को घुटने टेकने पड़े हैं। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम हाउस जो है बांग्लादेश का, मुजाहिरीन ने उसका घेराव किया।
बांग्लादेश में चूंकि सैकड़ों हलाकतें हो चुकी हैं, सीधे फायर मारे गए, इंटरनेट बंद रहा, और जब इंटरनेट खुला तो लोगों ने जो मनाजिर देखे, लोगों की रूह तड़प उठी। पूरी दुनिया में बात हो रही थी, लेकिन इस सब में आर्मी चीफ की हंगामी कौम से जो खिताब है, उससे पहले हसीना वाजिद को आर्मी हेलीकॉप्टर में महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। हसीना वाजिद ने वजीर आजम हाउस छोड़ दिया और आर्मी चीफ ने आकर ऐलान किया कि हसीना वाजिद, जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा एसेट है, हसीना वाजिद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अवाम की मर्जी और अवाम की मंशा के आगे घुटने टेक दिए गए हैं। अब ये मामला क्या है, और बांग्लादेश में ये तुलबा का एहतजाज, कोटा सिस्टम का जो एहतजाज है, किस तरह से सिविल नाफरमानी की तहरीक में बदला, किस तरह से हसीना वाजिद के इस्तीफे का बाइस बना, ये स्टोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके सामने सारी डिटेल्स रखनी है, बांग्लादेश की इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल भी हमने डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले इसका पस मंजर और हसीना वाजिद के इक़दामात और इस सब के अंदर इंडिया की अब जो एंट्री हुई है वो और ज्यादा अलार्मिंग है, उस पर भी बात करनी है। अब इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स ये हैं कि बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने गुज़श्ता एक माह से जारी पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद आज बरोज सोमवार अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और वो मुल्क छोड़कर फरार हो चुकी हैं। जुलाई में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाली तुलबा की तहरीक में अब तक मजमूई तौर पर 280 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं और मुल्क भर में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद मुल्क की फौज के सरबराह का कौम से खिताब भी हो चुका है, और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि शेख हसीना ने जो ये एहतजाज हुआ और इसमें जो तलबा शहीद हुए, उस सब में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ इजलास के बाद यह बयान दिया था कि मुजाहिरीन तलबा नहीं बल्कि दहशतगर्द हैं जो कि मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि जो वजीर कानून है, कल तक बांग्लादेश के वजीर कानून अनीसुल हक ये कह रहे थे कि हुकाम तहम्मुल से काम ले रहे हैं, अगर हमने तहम्मुल ना दिखाया तो खून रेजी होगी, हमारी बर्दाश्त की भी हद है, रियासत की रिट को कायम किया जाए। और इस सब के अंदर बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद, इतने लोगों के ऊपर डायरेक्ट गोलियां चलाने के बाद भी हसीना वाजिद को घुटने क्यों टेकने पड़े और वजह हसीना वाजिद ही क्यों है और उसके इस्तीफे तक आकर कैसे पहुंचा, ये सारी की सारी चीजें जरा समझने वाली हैं। अब ये सारे का सारा मामला क्या है, जरा इसे समझ लें, क्योंकि कल तक बांग्लादेश की सड़कों के ऊपर मैदान जंग का मंजर पेश करने वाली सूरत हाल, लगाया गया बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में कर्फ्यू, और वहां पर अब स्टूडेंट्स जो हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि मामला शेख हसीना के इस्तीफे तक नहीं बल्कि शेख हसीना पर कत्लो गारतगरी, लूटमार और बदउनवानी के चार्जेस भी लगाए जाएं। अब ये कोटा सिस्टम क्या है? शेख मुजीब ने जब बांग्लादेश के क़याम के बाद यह ऐलान किया कि मुक्ति बाहिनी, वो तंजीम जिसने बांग्लादेश के हवाले से बहुत काम किया और आपको पता है कि जिन्होंने मुसल्ला जिद्दोजहद की और बांग्लादेश बना, मुक्ति बाहिनी के हवाले से ये शेख मुजीब ने कहा कि जी 30% सरकारी नौकरियों में कोटा इन्हें दिया जाएगा। अब मुक्ति बाहिनी वाले बांग्लादेश की कुल आबादी का 0.27% थे और उन्हें 30% नौकरियों का कह दिया गया। अब इस सब के अंदर यह सिलसिला रुका नहीं बल्कि नस्ल दर नस्ल चलता रहा। नस्ल दर नस्ल इस सिलसिले के चलने से क्या हुआ जी, इससे यह हुआ कि जो मुक्ति बाहिनी के लोग थे उनके पोते पड़पोते भी आज सरकारी नौकरियों के ऊपर 30% कोटा एंजॉय कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो नौजवान नस्ल है उससे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यह क्या तरीकाकार है। और इवन शेख हसीना की आप इसके ऊपर जिद और हट धर्मी देखें कि शेख हसीना ने एक स्टेटमेंट के अंदर कह दिया कि ये क्या बात हुई, तो क्या हम रजाकारों को ये नौकरियां दे दें सारी। वो टॉन्ट कर रही थी, ये लफ्ज इस्तेमाल होता था जो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स थे। अब शेख हसीना जो है उन्होंने अपने वालिद से एक कदम आगे बढ़कर बहुत कुछ किया। जमात इस्लामी वाला मसला जो है वो शेख मुजीब के दौर में सेटल हो चुका था। शेख हसीना ने रिसेंटली फांसियां लगाई उन्हें कि पाकिस्तान की ये सपोर्ट करते थे, ये कहते थे पाकिस्तान के साथ रहना है। इसकी पादाश में उन्हें तख्ते-ए-दार पर लटका दिया गया। ऑपोजिशन जो है उसका सर कुचला जा रहा था। भारत के साथ
रवाबित बढ़ते जा रहे हैं। और इस सब के अंदर बांग्लादेश के स्टूडेंट्स, बांग्लादेश की नौजवान नस्ल, बांग्लादेश की नई नस्ल, उसके अंदर ही अंदर एक लावा उबल रहा था। और इस सब में बांग्लादेश में एक जानिब तो भारत की इजारादारी के ऊपर बहुत से सवालात उठना शुरू हो गए हुए हैं पिछले कुछ सालों से शेख हसीना पर, कि क्या हम इंडिया की एक कॉलोनी है। बांग्लादेश का जो आजाद नौजवान है इस सोशल मीडिया के दौर में, एनलाइटेंड नौजवान है, वो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर रहा। और फिर जब ये एहतजाज हुए तो शेख हसीना ने स्टूडेंट्स के ऊपर डायरेक्ट फायर, स्टूडेंट्स को दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया। इंटरनेट पूरे मुल्क के अंदर बंद और 280 से ज्यादा स्टूडेंट्स लुकमाए अजल बन गए। फिर जब इंटरनेट खुला तो लोगों ने जो दिल खराश मनाजिर देखे कि एक निहत्ता स्टूडेंट, हाथ में सोटी भी नहीं है, हाथ में डंडा भी नहीं है, ऐसे अपना सीना तान के पुलिस के सामने खड़ा है और पुलिस वाले ने इतने ही डिस्टेंस से उसे गोली मार दी। लोग आग बगोला हो गए। और इस सब के अंदर अवाम ने अपने आर्मी चीफ से मुतालबा किया कि फौज इस सब के अंदर ना आए। फौज ने कल ये बात कर दी भाई कि जी हमने इस मामले के अंदर नहीं पढ़ना, ये शेख हसीना जाने और अवाम जाने, इस सब के अंदर हम एक पार्टी नहीं बनेंगे। इस वक्त शेख हसीना जो है वो आखिरी दम तक लड़ने के मूड में थी और शेख हसीना के डिक्टेटर हसीना के, यानी कि आमरीयत, डिक्टेटरशिप के नारे जो हैं वो भी बांग्लादेश के अंदर लगना शुरू हो गए। व्हाट अ बिग डे, आई मीन लीडिंग अप टू दिस मोमेंट, इतनी आयरन फिस्ट से 15 साल हुकूमत की है हसीना वाजिद ने कि शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। मगर जिस तरह ये लावे के तौर पे फटा है और बच्चे बाहर निकले हैं, तुलबा बाहर निकले हैं, अपनी हकूक की जंग उन्होंने लड़ी है, इसको बड़ी खुशाइन तरीके से अभी देखा जा रहा है। बट मे बी इट्स अ बिटर स्वीट हैप्पीनेस, मे बी इट्स अ टेम्पररी हैप्पीनेस, बिकॉज वी डू नॉट नो राइट नाउ कि इलेक्शन कब होंगे और क्या वाकई। नहीं, हैप्पीनेस तो है। जब भी जुल्म का खात्मा हो वो खुशाइंद बात है। जुल्म जो भी करे, चाहे वो इलेक्टेड सियासतदान हो या कोई और आमिर हो या वर्दी में हो या ना वर्दी में हो, एक तकब्बर और आमरीत की बुनियाद पर यह हुकूमत बनी थी। और ये जाली हुकूमत थी क्योंकि जो इलेक्शन हुआ था जनवरी 2024 में वो धांधली की बुनियाद पर था और उसकी पैदावार है। और बाय द वे आपने जिक्र किया, मैं खुद ढाका में पढ़ा हूँ क्योंकि मेरे वाले साहब पोस्टेड थे, तो मेरा जो सियासी शऊर है, मेरा स्टूडेंट डेज मेरे ढाका में गुजरे। आदमजी कैंटोनमेंट पब्लिक स्कूल, कुर्मीटोला, ढाका में। कैमन आसन तो भालो, अपना नाम की, अपना बाड़ी कौथा है। मैं तो बंगाली जबान भी, तो बंगाली कौम में उस वक्त भी, हालांकि मुतहदा पाकिस्तान था, हमारे लोगों से ज्यादा शऊर था अपने हकूक के बारे में और वो दे वुड फाइट फॉर देयर राइट्स। बांग्लादेशी कौम बड़ी जानदार कौम है और उन्होंने देखा किस तरीके से ये पूरी, ये तो एक रेवोल्यूशन है, नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो इतनी 15 साल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और ये बैठी थी आराम से कि मेरा आर्मी चीफ है मेरी हुकूमत है, जो हमारे ज़हन में भी होता है ना, मेरा बंदा उधर मौजूद है और कुछ नहीं होगा और मैंने तो हुकूमत है। और उसने देखें ऑपोजिशन को तिया पांचा कर दिया था। बेगम खालिदा जिया बेचारी बहुत 2018 से पाबंदी सलाह और अब वो हॉस्पिटल अरेस्ट में थी बेचारी, शी वाज शिफ्टेड फ्रॉम द प्रिजन। उसको जाली, फिर जो लोग थे उनको फांसियां करवाई, सलाउद्दीन कादर चौधरी की, प्रोफेसर गुलाम आजम जो जमात इस्लामी के थे, बड़े चुन चुन कर उन्होंने बदले लिए। बड़ी जालिम ये हुकूमत थी और आमरीत की बुनियाद पर थी। और मेरे ख्याल एक इबरतनाक अंजाम हुआ है। जो मैं देख रहा था, हेलीकॉप्टर उड़ रहा था हिंदुस्तान की तरफ, तो ये मुझे याद आ गया कि ये तो तीसरा वाकया है इस खत्ते में। 15 अगस्त 2021 को अशरफ गनी साहब का हेलीकॉप्टर ताजिकिस्तान पहुंचा था, भागे थे वो भी। फिर आपको याद है जुलाई 2022 में गोताबाया राजापक्से से भागे थे श्रीलंका, कोलंबो, उनके घर अटैक हुआ था। और अब तीसरा वाकया हुआ है। सो इनकलाब बार बार दस्तक दे रहा है हमारे खित्ते के, हमारे खित्ते में, हमारे इर्द गिर्द। तो ये जरा वार्निंग सिग्नल है, हाँ, होना चाहिए। कोई बंदा एग्जाम्प्ट, कोई हुकूमत, कोई रजीम एग्जाम्प्ट नहीं हो सकती लॉ ऑफ नेचर का। जहां जुल्म होता है, जहां ज्यादती होती है, वो हजरत अली का बड़ा अच्छा कॉल है कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की बुनियाद पर हुकूमत नहीं चल सकती। एंड बिफोर आई गेट टू दिस सर, ये आपने जिस बेदारी और आगाही की बात की, इधर बांग्लादेशी यूथ ने बाहर निकलकर एक जो पुरअमन एहतजाज का सिलसिला स्टार्ट किया, उधर उनको कोटा सिस्टम से इख्तलाफ था, मगर जब वो रिवाइज भी हो गया और आपका 5% पे भी ले आया गया, इतनी आगाही और बेदारी रही बावजूद इसके कि दे स्टिल रिजेक्टेड इट, दे स्टिल सेड कि इसमें एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बहुत सारा है। यू लुकिंग एट 18 मिलियन यूथ, 18 मिलियन नौजवान ऐसा कि जो पढ़ा लिखा है, हाई लिटरेसी रेट है, मगर अनएम्प्लॉयड है, मगर उसके अंदर बेदारी और शऊर इतना है। और जब कि 200 बंदे मरवाने के बाद फिर बाहर आए हैं। उन्होंने धांधली ये की कि
30% कोटा लगा दिया जो मेरे अपने बंदे हैं, अपनी पार्टी के अपने जो है, उस पर तो लोगों ने कहा ये रेड लाइन क्रॉस हो गई है। इसकी मिसकैलकुलेशन क्या थी खालदा? मैंने जब स्लोगन सुना हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ, आमी के तुमी के रजाकार रजाकार, रजाकार एक बड़ी गाली थी समझी जाती कि पाकिस्तान के साथ मिलके जो रजाकार थे उनके हवाले से। जब उन्होंने कहा हम सब रजाकार हैं, जब उसने इल्जाम लगाया ना कि आप रजाकार हैं, यू आर एजेंट्स, फॉरेन एजेंट्स बेसिकली, एंटी नेशनल, जो हमारे भी होता है, मुल्क दुश्मन तो बड़ी आम सिक्योरिटी रिस्क, तो वो आपने देखा, उस पर मैंने देखा कि ये तो एक नया सिचुएशन पैदा हो गई है। और खवातीन और लड़के लड़कियां, जिस तरह उन्होंने कहा, एंड इट इंक्रीज्ड। मिसकैलकुलेशन क्या रही हसीना की? मिसकैलकुलेशन वही है जो हर हुक्मरान की होती है कि मैं बहुत मकबूल हूं, मैं ता हयात हुकूमत में रहूंगा, और ये जो सरकारी निज़ाम है, ये जो कुर्सी है, ये कुर्सी ये बड़ी मजबूत है और इस कुर्सी को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि मैं बटन दबाती हूं तो वो MS आयत है वर्दी में, बटन दबाती हूं तो चीफ सेक्रेटरी आयत है, बटन दबाती हूं तो 5 अगस्त है आज, बांग्लादेश के अवाम के लिए यौम निजात तो बन गया। आपको लगता है कि जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल वकारुज़्ज़मा, ये बांग्लादेश के हालात को संभाल पाएंगे और बांग्लादेश में जमहूरियत बरकरार रहेगी? देखिए, एक तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि हसीना वाजिद साहिबा फरार नहीं हुई, उनको बिल्कुल सेफ एग्जिट दिया गया। क्योंकि अगर आपको मुजीबुर रहमान साहब का आखिरी दिन याद है तो हसीना वाजिद साहिबा वाहिद ख़ानदान की मेंबर थी जो बच गई थी, क्योंकि वो उस वक्त भारत में थी। और जो इस सूरत हाल को करीब से देख रहे थे वो कह रहे थे 2 अवामिल हैं जो हसीना वाजिद की कंटिन्यूटी का मोजिब बन सकते हैं, जो 3 महीने से ये प्रोटेस्ट हो रही थी। इंटरनली वो फ़ौज की सपोर्ट थी और एक्सटर्नली वो भारत की और इम्प्लिसिट अमेरिका की सपोर्ट थी। भारत ने तो ज़ाहिर है एक हद तक सपोर्ट किया, फिज़िकली भी सपोर्ट किया उनको इस सप्रेशन में, लेकिन जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने शुरू में सपोर्ट किया लेकिन फिर वो पीछे हटे। और आखिरी ख़बर शायद ये आई है कि हसीना वाजिद साहब के साहबजादे ने उनसे कहा कि आप उनका रूल कंटिन्यू कराएं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये अब पॉसिबल नहीं होगा। और अगर वो उन्हें उस वक्त ना निकालते तो बहुत इस बात के इम्कानात थे कि ये सूरत हाल बहुत अगली हो जाती, बहुत भयानक हो जाती, क्योंकि बावजूद कर्फ्यू के जो तलबा थे बिलखुसूस वो ढाका की तरफ मार्च कर रहे थे और उन्होंने कुछ मोहलत मांगी तकरीर करने की जो उनको नहीं दी गई। और अच्छा ही हुआ क्योंकि उसके बाद वो उन्होंने बार्जिन किया और अभी भी जो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उन्हें आके ये कहना पड़ा कि जी हम पे भरोसा करें, क्योंकि जो लिंकेज आपने बताया है उसकी बहुत बातचीत है बांग्लादेश में, उसकी बहुत गूंज है। और लोगों ने कहा, उसने चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा कि जी आप हम पे भरोसा रखें, हम सूरत हाल संभाल लेंगे, मज़ीद अमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ। और अब वो जो स्टूडेंट्स थे, जो ग्रुप्स थे जिसमें ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद है, वो सेलिब्रेटरी मूड में चले गए थे। अब वो नाच गाना कर रहे थे और खुश थे, लेकिन अभी भी स्ट्रीट्स पर हैं। अब देखना ये है कि ये मिलिट्री रूल कंटिन्यू होता है या जो अबूरी हुकूमत कायम हुई है उसके बाद कोई सियासी रास्ता निकलता है। हसीना वाजिद साहिबा के बारे में ये बात सामने आ रही है कि शायद वो UK चली जाएं और फिर वहाँ से अपनी जो कैंपेन है उसको दोबारा शुरू करें या कोई कम बैक की कोशिश करें। तो इस वक्त बहुत सिचुएशन इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स है, नहीं कह सकते क्या होगा। ठीक है, अच्छा सलमान अकरम राय साहब, जाहिर बात है कि पहले श्रीलंका में राजा पक्सा साहब जो हैं वो इसी तरह सदारती महल से फ़रार हुए, लेकिन हुमा बकाई साहबा कह रही हैं कि हसीना वाजिद फ़रार नहीं हुई, उनको सेफ एग्ज़िट दिया गया, जो कि काफ़ी बात दुरुस्त नज़र आती है, इसलिए कि जो जनरल वकारुज़्ज़मा हैं वो तो उनके रिश्तेदार हैं और अपने रिश्तेदार को आर्मी चीफ इसलिए बनाया गया था कि हुकूमत बचाई जा सके, तो वो हुकूमत तो नहीं बचा सके, उन्होंने हसीना वाजिद को बचा लिया। लेकिन आपको देश के अंदर शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता पलट गया। वो कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और शेख हसीना को एमरजेंसी में इंडिया जाना पड़ा, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। शेख हसीना की डिक्टेटरशिप का खात्मा हुआ। स्टूडेंट ने जिस तरह से कोटा के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, इन सब बातों से पूरी दुनिया वाकिफ थी। हर जगह आ रहा था कि बांग्लादेश इज़ बर्निंग, बांग्लादेश के अंदर जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई है। लेकिन जो आज हुआ
ना तो शायद किसी बड़ी सुपर पावर ने सोचा होगा और ना ही शायद शेख हसीना ने कभी सोचा होगा कि उसको अपनी 20 साला हुकूमत छोड़ के भागना पड़ेगा इंडिया के अंदर। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया मीडिया इस खबर को बहुत अच्छे से जो है नशर कर रहा है। इस खबर के अंदर वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का टच भी इंडिया दे रहा है कि भाई इस हुकूमत जाने में ना पाकिस्तान का भी हाथ है। और जब ये तहरीर चल रही थी, इस जितनी भी ये जो स्ट्राइक थी उसमें ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। ये जो आज हुआ, अवाम ने साबित कर दिया कि अगर वो एक कौम है और अगर वो एक है तो किसी की भी डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती। आप इन मामले में शेख हसीना को सपोर्ट करेंगे या फिर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को? पाकिस्तानी है, बीइंग अ स्टूडेंट मैं तो स्टूडेंट्स को ही सपोर्ट करूँगा, क्योंकि जैसे 2 डेकेड से शेख हसीना की वहाँ गवर्नमेंट थी, आज जो उसने किया साबित किया कि शी वाज एंटी पाकिस्तानी। आज जैसे ही उसको पता चला कि वो शी इज़ नॉट सेफ इन बांग्लादेश, वो इंडिया की तरफ चली गई, जबकि उसको पता भी है कि इंडिया किस तरह सोचता है अबाउट पाकिस्तान एंड ऑल दैट स्टफ। बट एज अ स्टूडेंट और एज अ मेस अगर हम देखें इस चीज़ को तो हमें सोचना चाहिए कि मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। जैसे कि अगर स्टूडेंट की सारी मूवमेंट को हम देखें तो उससे भी कोई भी एक लीडर लीड नहीं कर रहा था, उस हर एक स्टूडेंट अपनी लड़ाई खुद लड़ी। जैसे फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में इमरान खान हम सब का फेवरेट लीडर है, वो जेल में है, तो मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए इस बात के बिना पे नहीं कि मेरा लीडर तो जेल में है, वो जब आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, वो जेल में है तो उसको ठीक है, वो जब आएगा आज़ाद करेगा तो अपने लिए कर लेगा, मूव कर लेगा। अपना स्टैंड खुद लेना चाहिए, मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। आज बांग्लादेश ने ये बात साबित कर दी कि 20 साल के लीडर को मैं निकाल सकता हूँ एज ए स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी जितने भी करप्ट लीडर्स हैं जो भी है, मैं उनके खिलाफ लड़ सकता हूँ। ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज था जो कि सरहद पार से आया। और दूसरी बात ये, इंडिया क्लेम कर रहा था कि आईएसआई इज बैक ऑल दिस स्टफ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो एक स्टूडेंट की एक अच्छा नैरेटिव था, पॉजिटिव नैरेटिव था, उन्होंने इस चीज़ को आके लेकर गए। कम समय में ऑलमोस्ट 1 महीने तक चला ये सारी चीज़, लेकिन अच्छी खासी 2 डेकेड की हुकूमत को उन्होंने गिराया बिकॉज दे वर पॉजिटिव। उनके इंटेंशन अच्छे थे, उनको पता था हमने कहाँ तक जाना है, हमने करके ही दिखाना है, तो उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने पहले डिमांड्स ये दिए थे कि उन्होंने कहा था कि आज़ादी की जंग में जो शहीद हुए हैं उनके कोठा उनके बच्चों के लिए उन्होंने ख़त्म कर दिया। जो साथी उनके गिरफ्तार हुए थे वो डिमांड उन्होंने नहीं मानी, उनको नहीं छोड़े। एंड देन उस कॉल को, ठीक है, प्रोटेस्ट नॉर्मल होता रहा। अब इसकी रिजेम्बलेंस हम पाकिस्तान से इस तरह दे सकते हैं जैसे पाकिस्तान में हमारे डीजे एसपीआर साहब रोज़ाना के मीडिया पे कहते हैं कि डिजिटल दहशतगर्द, ये जो कुछ लोग पश्तून, बलोच एंड आजकल तो पीटीआई को भी दहशतगर्द कहते हैं। अगर आपको याद हो, हसीना वाजिद ने एक दिन पहले एक बयान दिया था कि ये अब दहशतगर्द बन चुके हैं, इनको कुचल दो, क्रश कर दो। अब उस चीज़ ने इतनी शिद्दत पकड़ ली कि वो कर्फ्यू के माहौल में भी बदल गया। ठीक है, अब वहाँ की जो आवाम है वो एजुकेटेड है। अगर हम देखें, उनकी लिटरेसी देखें, उनको अपने राइट्स पता है। वहाँ पे जो एजुकेशन उनको मिलती है, एजुकेशन सिस्टम के थ्रू उनको अवेयरनेस दी जाती है। और हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में क्यों ऐसा इंकलाब नहीं आता या स्टूडेंट राइट्स क्यों नहीं आगे आते? अगर हम 60s में देखें, जब अयूब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा से उन्होंने इस्तीफ़ा दे के दोबारा वो आए थे, उस वक्त एनएसएफ बड़े अरूज पे थी। अच्छा, तो एनएसएफ के थ्रू वो वापस आए, वो उभरते एक लीडर बन गए। एंड देन आपने रिज़ल्ट देखा कि वो पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर बने। स्टूडेंट्स का रोल हर कंट्री में है। मसला इधर ये है कि जहाँ पे उनका आर्मी चीफ गैरतमंद था कि उन्होंने कहा हम अपने लोगों पे गोलियां नहीं बरसा सकते, और हमारे वाले एक मोर उठाने पे भी उनको जो है मिलिट्री ट्रायल करवा रहे हैं। 71 में पाकिस्तान से टूटकर अलग हो गया था, आज वहां पर मिलिट्री इक़्तिदार में आ चुकी है। वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया और इंडिया रवाना हो गई है। क्या कहना चाहेंगे जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है? जी, ये बहुत अफसोसनाक है, और स्पेसिफिकली जो आर्मी का टेक ओवर है, ये मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के थ्रू जाना चाहिए था उनको, और जो एजिटेशन वो ठीक है, प्रोवोकिंग है, वो एक मैं समझता हूँ कि अवाम के अंदर शऊर है, लेकिन डेमोक्रेसी पे बिलीव करता हूँ मैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है ये सुन के, और इस सिचुएशन में उनका जाना एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के थ्रू अगर वो जाते, एक डेमोक्रेटिक वे से अगर वो निकाली जाती,
तो ज़्यादा बेहतर होता। इससे पहले अगर हम शेख हसीना वाजिद की फैमिली की बात करें तो उनके साथ जो कुछ हुआ, जाहिर है उन्हें भी अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, लिहाजा इसीलिए वो जितना उन्हें टाइम ड्यूरेशन दी गई उसी के अंदर अंदर वो अपना मुल्क छोड़कर रवाना हो गई। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि खून खराबा, दंगे फसाद, लोगों का मर जाना और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। एक उन्होंने कह सकते हैं एक रेवोल्यूशन की तरफ वो गए हैं, बट इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। और एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत का चेंज होना, और ख़ास तौर पे जिसमें आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है, आर्मी का टेक ओवर है, उसको मैं तो माशाल्लाह ही कहूँगा। तो माशाल्लाह आज के दौर में और किसी भी मुअज़्ज़ब मुआशरे में इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता और ये नहीं होना चाहिए था। सर अब ये देखें ना कि वहाँ की जो यूथ है वो काफ़ी अरसे से प्रोटेस्ट कर रही थी कोटा सिस्टम को लेकर, और ये तमाम जो है उन्हीं चीज़ों का जो है नतीजा है। और ये बात सोशल मीडिया पर चीख चीख के पाकिस्तान का मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के अवाम को बांग्लादेश से सीखने की ज़रूरत है। क्या सीखने की ज़रूरत है? कि क्या मिलिट्री को इजाज़त दी जाए? क्या डेमोक्रेसी को डीरेल किया जाए? मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। आर्मी का टेक ओवर करना या मार्शल लॉ का लाना, चाहे उसके साथ में अवाम भी सपोर्ट, मुशर्रफ आया, अवाम सपोर्ट में थी, गलत इकदाम था। आज रियलाइज़ हो रहा है कि वो गलत कदम था, मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए था। हमारे पास जितने भी मार्शल लॉ लगे, मार्शल लॉ हल नहीं है, हरगिज़ ये हल नहीं है। सर इवन के मार्शल लॉ लगने की वजह से जो मुल्क है कितने साल पीछे चला जाता है, उस मुल्क की डेवलपमेंट, उस मुल्क की जो तरक्की है वो रुक जाती है। अब जो है बांग्लादेश भी हमारी तरह तरक्की की राह पे गामज़न होगा, जिस तरह की तरक्की हम कर रहे हैं। इट्स अ कोटेड वर्ड कि ये जो है तरक्की जिस तरह की हम कर रहे हैं ना, इस तरह की तरक्की पे वो भी चला जाएगा। और अच्छा खासा हम वहाँ पे अगर बात करें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, उनका टका पाकिस्तानी रुपी से ज़्यादा था, इकॉनमी ग्रो कर रही थी, पाकिस्तान की इकॉनमी से बेहतर हो रही थी, पाकिस्तान की इकॉनमी वहाँ शिफ्ट हो रही थी। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो बाद में अभी फेस करेंगे वो अल्लाह, मैं तो चाहता हूँ कि उनके यहाँ ऐसी कोई अनस्टेबिलिटी ना हो और ये जो एपिसोड आया ये प्रोलॉन्ग ना हो। बट ये एक भयानक और शर्मनाक जो है ना एक इवेंट था, नहीं होना चाहिए था। हिस्ट्री इसकी इजाज़त नहीं देती है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं। तो पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है कि शेख हसीना की डिक्टेटरशिप ख़त्म हो गई, शेख हसीना अच्छी नहीं थी, मुजीबुर रहमान की बेटी ने जैसा ही काम किया उसको भी पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए भारत की हेल्प लगी थी, और शेख हसीना को भी अपनी सत्ता चलाने के लिए भारत की हेल्प लगती थी। इधर अपनी रिलेटिव को ही आर्मी चीफ बना दिया था और दूसरी ओर भारत के ओर से हेल्प ले रही थी, ऐसा कुछ भी पाकिस्तानी कह रहे हैं। पाकिस्तानियों को बड़ा आनंद आ रहा है, खुश हो रही, क्योंकि इनके ISI और उनका 50 साल बाद यही तो एक छोटा सा सपना पूरा हुआ कि एक हंसते खेलते देश को बर्बाद कर दिया अपने जैसा। बांग्लादेश में भी पाकिस्तान के जैसे ही जिहादी और कट्टरवादी लोग हैं जो उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शेख हसीना को देश से बाहर करे, तो उन्होंने ये स्टूडेंट का ड्रामा रचा। सब दुनिया को पता है, इवन आधे भारत को पता है कि ये सब के पीछे 3 ही लोग हैं। पर सबसे पहले तो पाकिस्तान का ISI जो पैसे लेके ऐसे काम करता है, दूसरा है अमेरिका का CIA क्योंकि उनको मिलिट्री बेस चाहिए था, और चाइना क्योंकि चाइना की और शेख हसीना की भी कुछ खटपट चल रही थी। शेख हसीना मान नहीं रही थी चाइना के कुछ स्कीम्स के लिए, इसलिए चाइना भी यही चाहता था। इन तीनों ने मिलकर शेख हसीना की सरकार गिराई है और फेक नैरेटिव चलाकर देश में तख्ता पलट कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।